नमस्कार। आज की तारीख है 15 मई 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30 कार्यक्रम में हर दिन हम एक टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और साथ में उस दिन का करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण होता है वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे ही करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं 8, 10, 5, 10, 11, 12 जो भी होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। 10 के करीब प्रश्न रहते हैं। आज भी हम 10 के करीब करंट अफेयर के यानी 11 प्रश्नों को करंट अफेयर के हम देखेंगे। और ज्वालामुखी एक टॉपिक होता है बहुत महत्वपूर्ण जीएस के लिए, उस पर हम प्रश्न देखेंगे। 19 प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ज्वालामुखी पर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो कवर हो जाएंगे। भारत के भूकंप और ज्वालामुखिता के बारे में एक अलग से वीडियो बनेगा, उसमें भारत पे चर्चा की जाएगी। ये भौतिक भूगोल की जो पुस्तक होती है उसमें जो चैप्टर होता है, फर्स्ट पेपर जिसको ज्योग्राफी में कहते हैं, वो चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहले हम करंट अफेयर हम देखेंगे। करंट अफेयर भी आज का बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन होना है जुलाई में, जुलाई 2020 में। और इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है रूस, और रूस का शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। वहां पर यह सम्मेलन होना है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कभी कभी मुझसे एक गलती हो जाती है, मैं व्याख्या सही करता हूं लेकिन टिक गलत हो जाता है, तो मैं पिन पोस्ट में उसको डालता हूं। कई लोग उसको याद भी मुझे दिलाते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी ऐसी गलतियां होती हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। संघाई सहयोग संगठन के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो 8 सदस्य हैं इसके। कितने सदस्य हैं? 8। और भारत भी इसका सदस्य है। भारत और पाकिस्तान अभी जल्दी ही इसके सदस्य बने हैं। कब इसके सदस्य बने हैं, कहाँ की बैठक थी, ये आज का प्रश्न है। इसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान पहले से इसमें सदस्य थे। तो 8 सदस्य हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व इसमें, ये जो सम्मेलन है इसमें अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी एक हुई है, हाल में एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो उसमें भाग लिया है हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ईटीआई में भारत का रैंक क्या है? विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा जो ये जारी किया गया है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 74वीं है, 74th। सी ऑप्शन इसका आपको याद रखना है कि 74वीं रैंक है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरण स्थिरता जैसे प्रमुख मानदंडों में सुधार करते हुए ये 74वां स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सूचकांक वो जारी करता रहता है। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा खेती में चावल सीधी बिजाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है। चावल सीधी बिजाई है क्या, सबसे पहले आप ये जानिए। जो चावल होता है, चावल का जो पौधा लगाया जाता है उसके पहले उसके लिए एक नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी में पहले रोप दिया जाता है, मतलब बो दिया जाता है। और बोने के बाद में, मतलब बिजाई करने के बाद में, जो वो पौधा 1 डेढ़ महीने बाद तैयार होता है, फिर उसको रोपा जाता है खेत में। इससे क्या होता है, पहले इसको तैयार करने में पानी की आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। और उस धान के खेत में जब आप इसको रोपते हैं तब भी जल की खूब आवश्यकता पड़ती है, फिर धान तैयार करने में तो पड़ती ही है। चावल सीधी बिजाई अगर किया जाए तो ये जो नर्सरी बनाने में जल की आवश्यकता पड़ती है ये समाप्त हो जाएगी। इससे करीब 25% पानी की बचत होगी, और इसलिए पंजाब और हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि इसको प्रोत्साहित करेंगे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न। हाल ही में आर्थिक पैकेज के अनुसार टैक्स डिडक्टेड सोर्स TDS और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स TCS की दरों में कितने प्रतिशत की कमी की गई है? ये जो कमी की गई है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी घोषणा की है कि गैर व्यक्तियों द्वारा ब्याज, लाभांश, किराए के भुगतान सहित कुछ अन्य भुगतानों के लिए TDS और TCS दरों को कम करके 50,000 करोड़ तक की तरलता का प्रस्ताव किया गया है। और इसमें जो कमी की गई है वो 25% की, 25% की कमी की गई है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार सरकारी खरीद की सीमा क्या है जिसके लिए वैश्विक निविदाएं बंद कर दी जाएंगी? कितने तक की वैश्विक निविदाएं नहीं होंगी, घरेलू उत्पादन होगा? यह है 200 करोड़ रुपए। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो अभी कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से बहुत कुछ सीखा हमने। अगर हम अपने यहाँ का स्वदेशी अपनाओ अभियान सही से नहीं चलाएंगे,
अपने यहाँ उत्पादन नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे, और चाइना सबसे आगे निकल रहा है और वो और आगे बढ़ता चला जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में तेलिया रुमाल और सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग पे बहुत सारे प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। तो तेलिया रुमाल और सोहराई खोवर पेंटिंग, इसका संबंध किस राज्य से है, किन राज्यों से इसका संबंध है? क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है पहले जो दिया है उसका किससे, उसके बाद किसका है। ठीक है, तो जो तेलिया रुमाल है इसका संबंध है तेलंगाना से, और जो सोहराई खोवर पेंटिंग है इसका झारखंड से है। इसका ये उत्तर सही नहीं होगा, झारखंड और तेलंगाना दोनों हैं वो एक ही, लेकिन क्रमशः वाला क्रम ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि झारखंड की जो सोहराई खोवर पेंटिंग है, इसके लिए जो वहाँ की महिला विकास सहयोग समिति है उसके द्वारा आवेदन किया गया था। और जो ये सोहराई खोवर पेंटिंग है, इसमें झारखंड में स्थानीय जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा ये पेंटिंग की जाती है। अनुष्ठानिक भित्ति कला है, ये दीवारों पर ये बनाई जाती है। और तेलिया रुमाल जो है ये कपास के कपड़े पर जटिल हस्त निर्मित काम करके इसको बनाया जाता है, जो कि तेलंगाना की है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई? ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसके अनुसार अभी कहा गया है कि भारत इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में 6.8% विकास दर इसकी थी, 2019 में 4.1% थी, और 2020 में ये घटकर 1.2% हो जाएगी। ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत अलग अलग आंकड़े जारी किए गए हैं कई संस्थानों के द्वारा। ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कोबास 6800 क्या है? 6800 क्या है? कोबास 6800। इस समय कोविड से संबंधित बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो भारत की पहली स्वचालित कोविड परीक्षण मशीन है, और इस परीक्षण मशीन को एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में स्थापित किया गया है। यह भारतीय स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है एनसीडीसी, वहीं पर इसको लगाया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोबास 6800 आपको ध्यान में रखना है। इससे हमारा जो टेस्टिंग का कार्यक्रम है उसकी क्षमता हमारी और बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1993 में एक संकल्प पारित किया गया था, तभी घोषणा की गई थी कि इस दिवस को मनाया जाएगा 15 मई को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान योजना के तहत कितने रुपए की राशि जारी की? कितने रुपए की राशि? कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं पीसीएस के एग्जाम में। 18,517 करोड़ रुपए की राशि 14 मई को कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान योजना के लिए जारी की है, जिससे 9.25 करोड़, ठीक है, परिवारों को लाभ दिया जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वोकल फॉर लोकल योजना का उद्देश्य क्या है? अभी प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता के बारे में जब बात की तो उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल, एक टर्म यूज किया। ये क्या है? आत्मनिर्भर हम कैसे बनेंगे? अगर अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। अगर हम अपने आप पर आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो हमको विदेशों से, खास करके चीन से, अन्य देशों से जो सामान आयातित हम करते हैं उस पर रोक लगानी होगी, और हम स्थानीय उत्पादों को अगर बढ़ावा देंगे तभी हम ऐसा कर पाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, अलग से उत्पादन हम मंगाएंगे तो वो महंगा पड़ेगा। मान लीजिए कोई छोटी सी चीज़ है और अगर साउथ इंडिया से हमको मंगानी पड़ रही है तो चाइना क्या करता है, इससे सस्ता हमको यहाँ पर यूपी में दे देता है। तो इससे अच्छा है हम यहाँ पर लोकल में उत्पादन करें। इससे दूसरा उद्देश्य और पूरा होगा, वो ये है कि लोकल उत्पादन करने से लोकल रोजगार बढ़ेगा और लोगों को बाहर जाके कमाई करने का जरिया ढूंढना नहीं पड़ेगा। स्थानीय रोजगार पाएंगे लोग, और स्थानीय अगर उत्पादन होगा तो इससे बहुत सारे अन्य लाभ मिलेंगे, साथ ही ये सस्ता भी होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब आगे आज के टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में शामिल होते हैं, क्या होते हैं? ज्वालामुखी के बारे में आप जानते हैं कि ज्वालामुखिता जो होती है, उद्भेदन जो ज्वालामुखी का होता है, उसमें गैस, जलवाष्प और लावा जैसे पदार्थ निकलते हैं। विखंडित पदार्थ भी इसमें बहुत सारे निकलते हैं। मटर के दाने आकार से लेके बड़े बड़े, छोटे बड़े सब टुकड़े इसमें निकलते हैं। इसमें गैस, जलवाष्प और लावा तीनों हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी इसमें सही है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसिडिक लावा अत्यंत गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। क्या पहला इसमें सही है? पहला स्टेटमेंट ये है, और दूसरा स्टेटमेंट यहां पर है सिलिका की मात्रा कम होती है। अब यहां पर जो एसिडिक लावा होता है वो चिपचिपा होता है, और इसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, इसी कारण से ये चिपचिपा होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये सही है, दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि यहां पर कम दिया है, यहां पर होना चाहिए अधिक। केवल एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, टफ हैं। टफ क्या होते हैं? टफ जो होते हैं वो धूल एवं राख से बने चट्टानी टुकड़े होते हैं। जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, ज्वालामुखी उद्भेदन के समय विभिन्न प्रकार के विखंडित पदार्थ बाहर निकलते हैं, धूल और राख निकलती है। धूल राख से बने चट्टानी टुकड़ों को टफ कहा जाता है। मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े जो होते हैं उनको लैपली कहा जाता है, और कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के बड़े व्यास वाले चट्टानी टुकड़े जो होते हैं उनको बाम्ब कहा जाता है। जो बड़े होते हैं उनको बाम्ब कहा जाता है। तो टैफली, टफ, बाम्ब। टफ सबसे छोटा, उससे बड़ा टैफली, और उसके बड़ा बाम्ब होता है। ठीक है, तो धूल और राख से बने चट्टानी टुकड़े होते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मैग्मा क्या होता है? मैग्मा के बारे में कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। मैग्मा होता क्या है? मैग्मा जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसके समय भूगर्भ में स्थित जो तरल पदार्थ होता है, जो लिक्विड होता है, तरल पदार्थ, वो होता है मैग्मा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्ट्राम्बोली इटली, पाइडीडोम फ्रांस, मोनालोवा शंकु हवाई द्वीप, बैरन द्वीप बांग्लादेश। यहां पर जो बैरन द्वीप दिया हुआ है ये भारत का एकमात्र जो ज्वालामुखी पर्वत माना जाता है, तो ये डी ऑप्शन इसका ये गलत दिया है। बाकी ये सही दिए हैं, सही सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, तो यही उत्तर हो जाएगा। इस्तांबुल इटली, पाई डी डोम के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो फ्रांस इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेनाइट, डायोराइट व गैब्रो अंतरजात लावा के उदाहरण हैं। पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है रायोलाइट, एंडेसाइट एवं बैसाल्ट बहिर्जात लावा के उदाहरण हैं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। जो लावा निकलता है उनको दो प्रकार में हम डिवाइड करते हैं, दो प्रकारों में विभाजित करते हैं। एक है अंतर्जात लावा और एक है बहिर्जात लावा। ये रायोलाइट, एंडेसाइट और बेसाल्ट ये बहिर्जात लावा के उदाहरण है। ग्रेनाइट, डायोराइट और गैब्रो ये अंतर्जात लावा के उदाहरण है। दोनों के दोनों सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? यहां पर जो तीन स्टेटमेंट दिए हैं, फेल्सिक, मैफिक और अल्ट्रामैफिक, ठीक है, ये मैग्मा, लावा और आग्नेय चट्टानों का जो वर्गीकरण है, रासायनिक एवं खनिज संगठन के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है, वो प्रकार हैं फेल्सिक, मैफिक और अल्ट्रामैफिक। फेल्सिक के अंतर्गत सिलिका प्रधान खनिज क्वार्ट्ज तथा फेल्सपार की अधिकता होती है, जो हल्के रंग के होते हैं, तो पहला सही है। मैफिक में मैग्नीशियम व लौह तत्व की प्रधानता होती है। मैफिक, मैग्नीशियम और फेरस की बात आ रही है, फेरिक की बात आ रही है, तो मैफिक इसी शब्द से बना है। सिलिका और ये क्वार्ट्ज जो है ये फेल्सिक हो गया। और अल्ट्रा जो मैफिक है, इसमें फेल्सिक और मैफिक के मध्यस्थ वाले गुण पाए जाते हैं। जो फैसिक है और जो मैफिक है इसके बीच का होता है अल्ट्रा मैफिक। ठीक है, तो ये दोनों, ये तीनों के तीनों सही हैं, तो सभी सुमेलित हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपसे अपेक्षित हैं, पूछे जा सकते हैं। इधर आपने जो 2019 का पीसीएस प्री का पेपर देखा होगा, उसमें कई परिवर्तन नजर आए कि अब कठिन प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। जीएस तक ही नहीं, थोड़ा सा उससे ऊपर बढ़ के, जीके तो छोड़ ही दीजिए, जीएस में भी थोड़ा सा एडवांस पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय नहीं है। ठीक है, विसुवियस जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। बाकी किलायू, कोटामैक्सी, मोनालोवा ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। विसुवियस सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाँ ये बताइएगा कि ये विसुवियस कहां पाया जाता है? विसुवियस जो है वो पाया कहां जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न, निम्न प्रस्तुत ज्वालामुखी में से कौन अपने स्थान से सही सुमेलित है? पहला किलिमंजारो, घाना। किलिमंजारो घाना नहीं होना चाहिए, पहला तो ये गलत ही दे दिया है। किलिमंजारो जो है वो तंजानिया है। विसुवियस फ्रांस, क्या ये सही है? विसुवियस फ्रांस क्या सही है? ये भी गलत है, मैंने पूछा है प्रश्न इसलिए नहीं बताऊंगा। पोपा म्यांमार ये सही सुमेलित है। और चिम्बराजो
ब्राजील यहां पर दिया हुआ है, चिम्बाराजो क्या ब्राजील में पाया जाता है? ये भी आपको बताना है कि चिम्बाराजो अगर ब्राजील में नहीं पाया जाता है तो ये कहां पर पाया जाता है? चिम्बाराजो कहां पर पाया जाता है? चलिए मैं ज्यादा प्रश्न आपसे पूछ लूंगा तो आप परेशान हो जाते हैं। ये पाया जाता है इक्वाडोर में। कहां पाया जाता है? इक्वाडोर में। आप केवल एक बताइएगा कि विसुवियस कहां पाया जाता है। सरल सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पोपा म्यांमार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखियों के क्षेत्र का वितरण के संबंध में सागर नितल प्रसरण सर्वाधिक मान्य संकल्पना है। जो ज्वालामुखियों के क्षेत्र का वितरण होता है वो सागर नितल प्रसरण से सबसे सटीक तौर पर समझाया जा सकता है या समझा जा सकता है। क्या ये सही है? ऐसा नहीं है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर प्लेट के किनारों के परिवेश में ज्वालामुखियों के क्षेत्र का वितरण वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्य संकल्पना है, उसी के आधार पर हम इसका वितरण समझते हैं जो सबसे सटीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है कि विश्व स्तर पर अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्लेट की सीमाओं के साथ संबंधित है। दूसरा बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगभग 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे और 80% ज्वालामुखी विनाशी प्लेट किनारे के सहारे हैं। तो 80% किससे हैं? विनाशी प्लेटों के किनारे के सहारे। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिप्रशांत महासागरीय मेखला में ज्वालामुखी का वितरण रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे मिलता है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा है मध्य अटलांटिक मेखला में ज्वालामुखी का वितरण विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे मिलता है। रचनात्मक और विनाशात्मक प्लेट किनारे। अब यहां पर आप एक समझिए, जहां पर प्लेटें आकर दोनों तरफ से ए मिलती हैं, ऐसे टकराव होता है, वो होते हैं विनाशात्मक। और जहां पर ऐसे दूर दूर जाती हैं, कुछ यहां पर उद्गार होके ऐसे, तो ये होता है रचनात्मक। इतना कंसेप्ट आप समझ लीजिए। डिटेल में मैं क्लास सब प्लान कर रहा हूं, जब कराऊंगा तो और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। परिप्रशांत जो मेखला है, परिप्रशांत मेखला में जो द्वीप हैं या उसके चारों ओर जो ज्वालामुखी, जो तटीय भाग में ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है अत्यधिक संख्या में यहाँ पे पाई जाती हैं, ये सब विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और ठीक इसी तरह जो अटलांटिक मेखला है वहां पर ये विनाशात्मक नहीं रचनात्मक प्लेट किनारों पर मिलते हैं। इस तरीके से दोनों के दोनों गलत हैं, ना तो पहला सही है ना दूसरा। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? पहला स्टेटमेंट कोलंबिया, मतलब पहला ऑप्शन है कोलंबिया। दूसरा है भारतीय प्रायद्वीप पठार। तीसरा है पराना पठार। अंतरा प्लेट जो ज्वालामुखी हैं महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट के अंदर भी जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, जिसका कारण माइक्रो प्लेट गतिविधियों एवं गर्भ स्थल संकल्पना को माना जाता है। क्योंकि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत द्वारा अभी तक इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, इस कारण से इस मेखला का एक प्रमुख जो श्रृंखला है का भाग, मतलब एक श्रृंखला जो पाई जाती है वो हवाई द्वीप से प्रारंभ होकर उत्तर पश्चिम दिशा में कमचटका तक फैली हुई है। ठीक है। और मात्र हवाई द्वीप पर ही ज्वालामुखी उद्भेदन द्वारा भूकंप आते हैं और संपूर्ण श्रृंखला जो है वो भूकंप रहित है, और इसी कारण इसे भूकंप रहित कटक भी कहते हैं। तो ये जो अंतरा प्लेट ज्वालामुखी हैं, ये कोलंबिया, भारतीय प्रायद्वीप पठार और पराना, ये सभी इसमें आते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गेसर से अवकाश के बाद गर्म जल तथा वाष्प तीव्रता से निकला करती है। गेसर और जल के जो गर्म स्रोत हैं उनके बारे में आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो इन दोनों से गर्म चीजें निकलती हैं, गर्म जल स्रोत होते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि गेसर से अवकाश के बाद गर्म जल तथा वाष्प तीव्रता से निकला करता है, यानी कि लगातार नहीं निकलता है, अवकाश लेकर निकलता है। दूसरा है कि गर्म जल स्रोत से वाष्प तथा गर्म जल निरंतर निकला करते हैं। ये बात सही है, और यही दोनों में अंतर भी है, गेसर से अवकाश लेकर और गर्म जल स्रोत से लगातार। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी का ऐसा चित्र जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकला करती है क्या कहलाता है? ज्वालामुखी का ऐसा जो छिद्र होता है जहां पर गैस और वाष्प निकला करती है उसको धुआंरे की संज्ञा दी जाती है। क्या कहते हैं इसको? धुआंरा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, और इसका सीधा संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। धुआंरे ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण माने जाते हैं। अगर ज्वालामुखी सक्रिय है और उसका उसमें धुआंरा निकलने लगा, यानी कि अब ये धीरे धीरे सक्रियता इसकी खत्म हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 10 सहस्त्र धूम घाटी अलास्का बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये जो है ये क्या है? ये ज्वालामुखी क्या है? पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत ही तो है।
और उसी से संबंधित जो विशेषताएं हैं वही प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। को सुल्तान, ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ज्वालामुखी ही है, पर्वत कहाँ है। को सुल्तान इराक, यहां पर क्या है, ईरान हो जाएगा, ये दूसरा गलत हो जाएगा। और व्हाइट टापू का द्वारा न्यूजीलैंड, तो ये सही है। यहां पर एक दिया है उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं, तो ये बहुत खतरनाक विकल्प है। आप सोचेंगे ये सब सही है, तो ये ईरान हो जाएगा। क्या है, ये ईरान हो जाएगा। इस तरीके से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। काल्डेरा का निर्माण क्रेटर के धसाव अथवा ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भेदन से होता है, तो काल्डेरा ऐसे ही निर्मित होता है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है काल्डेरा का व्यास क्रेटर तथा ज्वालामुखी छिद्र से अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, बिल्कुल सही है। एक काल्डेरा पाया जाता है आसो, आसो नाम है काल्डेरा का, ये चीन में पाया जाता है, यहां पर दिया हुआ है, ये गलत है क्योंकि ये चीन में नहीं, ये पाया जाता है कहां पर, जापान में। और अत्यधिक विस्तृत काल्डेरा को सुपर काल्डेरा कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है ही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही असत्य है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत, किलिमंजारो तंजानिया, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, बिल्कुल सही है। पकाया ग्वाटेमाला, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। कटमई रूस, कटमई रूस गलत है क्योंकि कटमई रूस में नहीं, ये अलास्का में है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लाकी आइसलैंड बिल्कुल सही है, ये याद कर लीजिए। एक भी हो सकता है किलिमंजारो आपको पता हो और बाकी आपको याद ना हो, तो इनको याद कर लीजिए क्योंकि नए प्रश्न ऐसे ही बनाए जाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। सर्वोच्च चोटी जो यहां पर पूछी जा रही है, यहां पर कंप्लीट यह है कि ज्वालामुखी चोटी कौन सी है, ज्वालामुखी चोटी, ठीक है, ये ज्वालामुखी के बारे में ही यहां पर बात हो रही है। एल्ब्रुस, दामाबंद, माउंट गिलवे, माउंट सिडले, कौन सी है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च जो ज्वालामुखी चोटी है वो माउंट सिडले है। एल्ब्रस की अगर हम बात करें तो यूरोप की है, सर्वोच्च ज्वालामुखी चोटी है। दामाबंद ये एशिया की सर्वोच्च चोटी है ज्वालामुखी। और माउंट गिलवे जो है ये ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च ज्वालामुखी चोटी है, तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और बाकी आप यहां से याद कर लीजिए। विल्ला टीका ज्वालामुखी पर्वत कहां पाया जाता है। विल्ला टीका, थोड़ा सा नाम इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने ये प्रश्न सेट किया, हो सकता है एग्जामिनर को भी, पेपर सेटर को भी ऐसा लगे। तो विल्ला टीका जो ज्वालामुखी पर्वत है ये चिली में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, चिली में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मुझे इस समय जो क्लास लेट होती है, कई बार मैं आपको सूचना भी देता हूं, मुझे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो दिक्कतें हैं जैसे इंटरनेट का ना चलना, क्योंकि मैं जहां पर इस समय हूं ऑफिस बंद है और मैं भी घर आया हूं, वहां पर ब्रॉडबैंड नहीं है। और इस समय ब्रॉडबैंड कनेक्शन यहाँ पर हो भी नहीं सकता है क्योंकि लॉकडाउन के समय में आया, वैसे घर पे ज़रूरत नहीं थी। तो कई बार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये बड़ी फाइल होती हैं, 500-600 MB की आपकी एक क्लास मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग होती है ये कंप्यूटर से होती है, स्क्रीन रिकॉर्डर जो कंप्यूटर का है ये बड़ी फाइल जनरेट करता है। तो ऐसे में ये बड़ी फाइल अपलोड करने में अगर अच्छा इंटरनेट नहीं रहता है तो समस्या होती है, इसीलिए थोड़ा सा लेट होता है। थोड़ा सहयोग बनाए रखिए। बाकी मैं कोशिश यही करता हूँ कि 100% या 8 बजे से पहले या 8 बजे तक पब्लिश हो जाए, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो 6307281212 पर व्हाट्सएप करें, जो भी टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, चाहे वो BO की हो, चाहे RO की हो, और चाहे वो UP PCS 2020 की हो।